गुड इवनिंग भाई। आई होप मेरा ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा होगा। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई तो एक बार इंडिकेट कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। जैसा आपने थंबनेल में बच्चों देख लिया है, आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। क्या होता है पेनिनसुला, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, इन सब के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक सामान्य परिचय भी मैं आपको दूंगा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, यानी कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत कैसा है, इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, इसका भूगर्भिक इतिहास क्या है, धारवाड़ युगीन जो हिमयुग है उसके साक्ष्य इसमें मिलते हैं, ये किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, कैसे यहाँ पर आपको वो एविडेंस भी मिलते हैं जो एविडेंस आपको एक ग्लेशिएटेड एरिया में यानी कि एक ध्रुवीय क्षेत्र में मिलते हैं। एग्जैक्टली वो एविडेंस आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये सारी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। एंड आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं, और अगर आपने देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैंने पहले भी की थी, थोड़ा डिस्कशन पहले भी करा था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, भाई लेक्चर की अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डियर आप जो है ये टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, जो कि मेरा नाम ही है और मेरा विषय है। आप इसके चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आपको आज की लेक्चर की पीडीएफ और जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंडली, ये मेरी ईमेल आईडी दी हुई है abhinav.bohre@studyIQ.com। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, कुछ भी हो, आप इस पर मेल कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ थिंग। आप बिल्कुल फ्री फील करें, कोई भी प्रश्न वगैरह पूछने के लिए आप इस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो। ठीक है। वैसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, पर मैं ज्यादा उसे चलाता नहीं हूं। ठीक है। बट यस, मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, मैं देखता जरूर हूं, बट उसमें ऐसा आपको फोटो वगैरह डालते हुए मैं दिखूंगा नहीं। तो यही जो थंबनेल में अक्सर फोटो लगी रहती है वही फोटो उसमें डली हुई है, उसमें जो डिस्प्ले पिक्चर जो भी उसे डीपी कहते हैं वो डला हुआ है, और उसमें जो है वो मैं एक्टिव रहता हूँ। मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम में, बाय से मेरा ही नाम है अभिनव बोरे, उसी नाम से आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगी, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं एक्टिव रहता हूँ, बट उसमें वो जो फोटो वगैरह डालते हैं वो मैं जनरली जो है वो नहीं डाल पाता हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं एक्टिव हूँ, मैं आपके मैसेज जरूर देख लूंगा। और मैं एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कह रहा हूँ, मतलब मैं किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप ऐसा मत समझना कि सर आप उस एक विद्यार्थी की बात कर रहे हो, हमारी थोड़ी कर रहे हो। तो मैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात कर रहा हूं कि आपको पढ़ना है, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़िए। आपके पास साधन है कि अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो बैच एक माध्यम है, फाइन, बट डिसीजन तो लीजिए कि आपको भूगोल एज अ वैकल्पिक विषय पढ़ना है। ठीक है। चलिए, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक। अब मैं टॉपिक के साथ बच्चों स्टार्ट करूंगा। हमारा जो टॉपिक है, फाइन, जरा मैं इसे एडजस्ट कर लूं जिससे मुझे कमेंट दिखाई देते रहें। सर मुझे सर 2027 में देना है, लेकिन मुझे डर अभी से लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, डर अच्छी चीज है। मैं एक बात बताता हूं, हर बार याद रखना कि डर एक अच्छी चीज है। डर इज नॉट अ बैड थिंग। ये इंडिकेट करता है कि आपका दिमाग उसके लिए जागरूक है। फाइन। आइए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत को अंग्रेजी में कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। इट इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर इंडिया। ओके। सो अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है। मतलब आपका कंसंट्रेशन यहां कुछ देर तक रहे, मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक जाऊंगा। ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायद्वीप? प्रायद्वीप का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो देखिए, प्रायद्वीप का बच्चे अर्थ होता है, ये है हमारा इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज इंडिया। यहां ध्यान से देखो। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर्स की संख्या शायद 12, 13, 15 के आसपास होगी। इतने दिनों में मैंने 50-60 बार इंडिया का मैप बनाया है भाई। आप अब तक मैप बनाना सीख चुके हैं। ठीक। कई बच्चे अपने नोट्स वगैरह मुझे टेलीग्राम पर भेजते हैं, और उन्हें पता होगा कि मैं हर एक स्टूडेंट जो मुझे नोट्स भेजता है उसे पर्सनली भी मैसेज कर देता हूं कि भाई देखिए आप ऐसा ऐसा बनाइए, ऐसे ऐसे करिएगा। देखिए, आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ इंडिया का मैप बना सकते हो। याद रखना कि माइंड मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम इज द की ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आप आंसर राइटिंग सही से सीखना चाहते हो तो आपको ये डायग्राम्स बनाने आना चाहिए। ठीक है। चलो, तो दिस इज आवर इंडिया, ये है हमारा भारत। और जरा ध्यान से देखिए, भारत का ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन अब राइट नाउ, इधर पे होना चाहिए। देखो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहां पर आता है दुष्ट पाकिस्तान का एरिया, यहां पर आता है म्यांमार का एरिया, एंड
ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये है बच्चे अरब सागर, और इसके जस्ट नीचे आपको यहां दिखाई देता है इस हिंद महासागर। और यहां जरा ध्यान से देखो, आपको इस एरिया में भारत जो है 3 दिशा से घिरा हुआ दिखाई देगा सागर से, यानी कि एक ऐसा लैंडमास या एक ऐसा स्थल भाग जो 3 दिशाओं से सागर से घिरा हो। वर्ड याद रखना, सागर, सागर, फाइन, सागर मतलब सी, वो एक ऐसा स्थल भाग जो 3 दिशाओं से सागर से घिरा हो, हम उसे जो है वो प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, आप जरा एग्जांपल से समझिए, जरा आइए, जरा इधर देखिए, मैं एक छोटा सा वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है बच्चे अफ्रीका, यहां से चलते आओगे ये है अरब, और यहां से आ जाइए दिस इज इंडिया। ठीक, आपको इस मैप में ना बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये देखिए जरा, यहां पर आप चलते हुए आएंगे तो यहां ग्रीस दिखाई देगा, इटली दिखाई देगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और यहां से ये पूरा एरिया ऐसे दिखेगा। ठीक, सो ये है बेसिकली वर्ल्ड का मैप। ठीक है, एक मिनट जरा इसे मैं दोबारा प्लॉट करता हूं, बिकॉज ये डार्कली दिखाई नहीं देगा अन्यथा की स्थिति में। देखिए, ये है अफ्रीका, अफ्रीका में चलते हुए आ जाइए, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अफ्रीका। यहां से आप आ जाइए इस तरीके से तो आपको अरब का एरिया दिखाई देगा, ये अरब का पोर्शन है। यहां से चलते हुए जाएंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहां से चलते जाओगे तो इस तरीके से आपको साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया का एरिया, कामचटका का प्रायद्वीप, और ये साइबेरिया वाला पोर्शन दिखेगा। दिस साइड इज ग्रीस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, ये पुर्तगाल है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया। ठीक, अब आ जाइए, यहां आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दिखेगा। ठीक है, देखो मैं ना नक्शा प्लॉट करते समय सारे एरियाज के नाम बोलता हूं, आप चाहें तो बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, ये है पोर्चुगल, ये है स्पेन, यहां पर थोड़ा सा आपको दिखेगा फ्रांस, देन एक बड़ा सा एरिया दिखेगा जर्मनी, देन इसके आगे आओगे देन इस पोलैंड, इसके पश्चात यहां आपको दिखेगा यूक्रेन, और फिर आगे का रशिया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन। इसके ऊपर ये डेनमार्क है, और डेनमार्क ये टच होता है बेसिकली बॉर्डर, ये डेनमार्क है, फिर आगे हॉलैंड और बेल्जियम वाला एरिया आता है, बट उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते, अदरवाइज हम टॉपिक से भटक जाएंगे। आइए बच्चों, यहां ध्यान से देखो, आपको कितने प्रायद्वीप दिखते हैं और कैसे कनेक्ट होता है। देखना, यह कहलाता है बच्चे अरब का प्रायद्वीप। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज अरब प्रायद्वीप, ये हो गया अरब। देखो आप पढ़ते जाओ, आपको मैं टॉपिक से कनेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, यह है अरब का प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा एक्चुअल में। ठीक है, यह है कोरिया का प्रायद्वीप, कोरिया, मैं अंदर लिखता हूं बच्चे, अदरवाइज हमें स्पेस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यह है कोरिया का प्रायद्वीप, कोरिया का प्रायद्वीप। यह जो हिस्सा दिखता है यह है कामचटका का प्रायद्वीप, कामचटका प्रायद्वीप। देखो इन सभी में आपको क्या कॉमनैलिटी दिखती है, ये ग्रीस वाला एरिया है, ग्रीस का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये इटली का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक, इनमें आपको क्या कॉमनैलिटी दिखती है, जरा देखो ध्यान से, तो इन सभी में आपको यही दिखाई देगा। जरा मैं यहां नाम लिख दूं, ये भारत का प्रायद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, इन सभी में आपको दिखाई देगा कि ये सभी एरिया जो है वो घिरे हुए हैं किससे, सागर से। अब देखना कौन कौन से एरिया आप याद कर सकते हो, ऐसे मैपिंग याद करते जाओ तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बच्चे ये वाला एरिया ये है बेरिंग सागर, यहां आपको दिखाई देगा अखोटस सागर, अखोटस्क सागर। इस एरिया में आपको दिखाई देगा पूर्वी चीन सागर, या सॉरी पूर्वी सागर, पूर्वी सागर। ठीक, तो बेरिंग सागर और अखोटस सागर के बीच में कामचटका का प्रायद्वीप, अखोटस सागर और पूर्वी सागर, इसे कई बार जापान सागर भी कहते हैं, जापानीज सी भी कहा जाता है। फाइन, तो ये जापानीज सी और अखोटस सी, इसके बीच में है कोरिया का प्रायद्वीप। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में प्रायद्वीपीय भारत, और अरब में देखिएगा यहां आपको दिखाई देगा ये वाला जो एरिया है। फाइन, ये कहलाता है फारस की खाड़ी,
पारस की खाड़ी, ग्रीन से ही लिख देते हैं भाई। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रेड सी, रेड सी या लाल सागर। ठीक है, तो ये मेजर एरियाज हैं जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये बातें क्यों बता रहे हो? फाइन, ये अच्छा, ये वाला पोर्शन इसे भी याद रखना। इसके ऊपर यहां पर बच्चे ये भी एक प्रायद्वीप है। यहां पर 3 बेसिकली सागर आते हैं। ये बोथनिया की खाड़ी है। ओके, मैं इसे भी लिख देता हूं, ये कहलाता है बोथनिया की खाड़ी। ठीक, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये बाल्टिक सागर है, इसे मिटा देते हैं थोड़ा। फाइन, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है। यहां पर ये वाला हिस्सा उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर थोड़ा नीचे होता है। ये नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन सागर है। और यहां पर आपको जो है वो बेरेंट सी दिखाई देगा, बेरेंट सागर। ठीक है, सो ये देखिए, ये वाला जो प्रायद्वीप है इसे हम कहते हैं, ये है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला या प्रायद्वीप। तो ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है जो बेरेंट सागर, नॉर्वेजियन सागर, बोथनिया और बाल्टिक के बीच में है। ये भारत है, ये अरब है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, आप भारत का प्रायद्वीप बताते बताते कहां विश्व में चले गए। मैं आपसे कहूंगा एक डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इस नक्शे में एक जगह और प्रायद्वीप दिख रहा है। जितने प्रायद्वीप मैंने बताए सारे प्रायद्वीप ठीक है, लेकिन यहां एक जगह और प्रायद्वीप दिख रहा है, बट उसे प्रायद्वीप नहीं बोलते। हम कह रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि एनी काइंड ऑफ लैंडमार्क विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड थ्रू ओशन इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। यानी कि एक ऐसा स्थलभाग जो 3 दिशाओं से सागर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन यहां इस नक्शे में एक जगह और है जो कि 3 दिशा से घिरा है सागर से, पर वो प्रायद्वीप नहीं है। एंड डोंट से कि अफ्रीका, अफ्रीका मत कहना, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप है। महाद्वीप तो घिरा ही होगा ना सागरों से। जल्दी से बताओ वो एरिया कौन सा है? अरे भाई, अरे भाई, नाम देखिए भाई, कितना कितना स्पष्ट नाम लिखा, डोनाल्ड ट्रंप। फाइन, डोनाल्ड ट्रंप नाम लिखा हुआ। सर आज लाइव क्लास आया हूं। फाइन, ओहो, मतलब लेक्चर को अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। वाह भाई, वैसे अपना स्वयं का नाम रखा करें तो ज्यादा बेहतर है। फाइन, बाकी इट्स अप टू यू भाई, मजाक के लिए अगर आप रख रहे हैं नाम तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए आपको इस एरिया में ना एक जगह और दिखाई देगी जहां आपको नहीं दिखेगा सागर, नहीं दिखेगा प्रायद्वीप, पर वो दिख प्रायद्वीप जैसा रहा है। वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया। दिस इज कॉल्ड एज मलेशिया। ये मलेशिया का प्रायद्वीप है, इसे मलाय एरिया बोलते हैं, मलाय एरिया या मलाय भूमि। अब बताओ ये प्रायद्वीप क्यों नहीं है? क्योंकि याद रखना, प्रायद्वीप होता है 3 दिशाओं से सागर से घिरा, यह भी 3 दिशा से सागर से घिरा है, लेकिन यह काफी ज्यादा नैरो है। नैरो का मतलब है एकदम संकीर्ण पट्टी की तरह है। तो याद रखिए, जब भी कभी ऐसी स्थिति होगी जहां पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में आपको लैंडमास दिखाई देगा, देन दिस इज नॉट अ पेनिनसुला। ये एक प्रायद्वीप नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इस्थमस। फाइन, द वर्ड इज इस्थमस। यहां इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिए, इस्थमस। इसे स्थल डमरू मध्य भी कहते हैं, स्थल डमरू मध्य, बट इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना, इसे इस्थमस कहा जाता है। ठीक है, तो इस्थमस और प्रायद्वीप, स्थल डमरू मध्य और प्रायद्वीप में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रायद्वीप बड़ा होता है और इस्थमस जो है वो संकीर्ण होता है। ठीक है चलिए, इंटरनेशनल महोदय जी, इन्होंने बड़ा ही अजीब तरीके से वो करा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखिए, जो स्थल डमरू मध्य है, इसका अर्थ यह है कि यह एक ऐसा लैंडमास है या एक ऐसा स्थलीय भाग है जो अत्यधिक संकीर्ण है पर 3 दिशा से घिरा हुआ है। अक्सर बच्चों को पता होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायद्वीप,
बट अक्सर यह कंफ्यूजन होता है कि स्थल, डमरू, मध्य और प्रायद्वीप में क्या डिफरेंस है। तो केवल और केवल यह डिफरेंस है कि ये संकीर्ण है। ठीक, अब जब दिख ही रहा है तो इसे याद भी कर लीजिए, इसे कहा जाता है स्थमस ऑफ क्रा, क्रा स्थमस। तो क्रा स्थमस जो है आपको इस स्थान पर दिखाई देगा। तो ये कुछ प्रायद्वीप हैं जो हमारे आसपास के एरिया में हमें दिखते हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं लिख देता हूं दैट ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है। खुश, डन, आगे बढ़े, क्लियर है। अब देखें, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। खुश, अपना पूरा कंसंट्रेशन इस स्थान पर रखेगा। इन्होंने स्थमस लिखा तो मैं जो है वो उस तरफ मेरा ध्यान चला गया। चलिए आइए, अब मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कुछ बातें बताना शुरू कर रहा हूं। सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। ठीक, ये एरिया वैसे ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ये हिस्सा नीचे जाता है। ठीक, देखो आइए, सबसे पहली बात तो प्रायद्वीपीय भारत के लिए याद रखना बच्चों कि प्रायद्वीपीय भारत सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज ये विश्व का सबसे पुराना स्थल भाग है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंडमास। अब आप कहोगे कि सर मैंने गूगल पर सर्च करा तो मुझे तो दिखाया कि इससे पुराने लैंडमार्क भी उपस्थित हैं, इससे पुराने स्थल भाग भी महसूस जो है उपस्थित है। पर याद रखना, हम केवल और केवल प्रॉपर जियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर यह पता लगाते हैं। तो इस आधार पर याद रखिए कि ब्रिटेन के ज्योग्राफर्स ने इंडिया के एक क्षेत्र है जिसका नाम है सिंह भूमि, सिंह भूमि। यह एक जिला है छोटा नागपुर पठार का, छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पठार का एक स्थान है बाय द नेम ऑफ सिंह भूमि जिला। और याद रखिए कि इस सिंह भूमि जिले में सर्च करने पर पता चला कि अर्थ की सबसे पुरानी चट्टानें, सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं ये छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। अर्थात वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रॉक हमें कहां मिली? सिंह भूमि जिले में। यह इंडिकेट करता है कि यह स्थान जो है यह विश्व का सबसे पुराना स्थल भाग है। डियर, आप जिस जमीन पर खड़े हो, इस जमीन पर चट्टान की जो आयु है, जो एज है, ये एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो 4 बिलियन वर्ष के आसपास है, 4 बिलियन ईयर्स के आसपास है। और इसका मतलब यह है कि ये चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा था कि वाटर ड्रॉप इफेक्ट में पढ़िए, सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करिए। अब देखिए मैं कैसे इसे हर एक चीज से, हर एक डायमेंशन से कनेक्ट करता हूं। ठीक है, डन। देखो अब एक बात बताओ जल्दी जल्दी, टेल मी, अगर मैंने आपसे कहा कि ये दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें हैं एंड स्टिल दे आर प्रेजेंट, आज भी ये उपस्थित है पृथ्वी पर। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप ना ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको उसमें पढ़ने मिलेगा कि ये देखिए, ये मान लेते हैं आप सभी ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा होगा, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये पढ़ी होगी। उसमें कथन आपने पढ़ा होगा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था बाय द नेम ऑफ पेंजिया। फाइन, एक बड़ा सा महाद्वीप हुआ करता था पेंजिया नाम से। ठीक, और ये पेंजिया में विभाजन हुआ है, और विभाजन के पश्चात इसका एक पोर्शन जो है अलग हो गया, जो आज उत्तरी अमेरिका है, दूसरा पोर्शन अलग हो गया जो दक्षिणी अमेरिका है, एक पोर्शन ऐसे अलग हो गया जो प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया है, और इसी तरीके से रिमेनिंग पोर्शन जो है, जो इस प्रकार से है, ये अफ्रीका है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये यूरेशिया है, ये यूरेशिया है। ये आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में पढ़ा है। लेकिन अब जब ऑप्शनल की गहराई से इसे पढ़ते हो तो आप वहां पढ़ोगे कि ये तक वैज्ञानिकों का कहना है कि डियर, ये पेंजिया एक नहीं था, ऐसे
5 बार पेंजिया बने हैं और हर बार पेंजिया बनता था और नष्ट हो जाता था। मतलब इनिशियली जब अर्थ वॉज लाइक अ फायरबॉल, पृथ्वी जब जलता हुआ एक आग का गोला थी, तो उस कंडीशन पे ये आग का गोला ठंडा हो रहा था। और बच्चों, जब ये आग का गोला ठंडा हो रहा था तो ठंडे होने की प्रोसेस में आप पाओगे कि इसका एक भाग ठंडा होता था और ठंडे होने के बाद वो भाग जो है वो कठोर हो जाता था। अब जरा कहानी सुनिएगा ध्यान से। मैं क्यों कह रहा हूं कि सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ो। द रियलिटी इज कि यह भाग ठंडा हुआ, ठंडे होने के बाद कठोर हो गया। लेकिन आपने जरूर पढ़ा होगा, जो बच्चे होशियार होंगे, जिन्होंने पहले सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा कि पृथ्वी की गहराई में जाओगे तो आपको जो है भारी धातुएं नीचे मिलेंगी। तो फिर कैसे संभव है कि भाई निकिल और लोहा नीचे होना चाहिए? ये धातुएं भारी हैं तो धातुएं नीचे होनी चाहिए। हमें जमीन पर कैसे जो है वो लोहा मिलता है? फिर रियलिटी तो यह है कि पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो हल्की धातुओं से महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा। हल्की धातु में आपको जो है लोहे से कम हल्की धातु थी, मैग्नीज थी, एल्यूमिनियम था, या सोना या चांदी थी, वी डोंट नो। फाइन। लेकिन एक बात सच है कि लोहे से हल्की धातुएं ऊपर थीं और लोहे से हल्की धातु में सोना चांदी भी आता है। तो ये जो है इनसे, मतलब सोने चांदी की चट्टानों से, एल्यूमिनियम की, मैग्नीज की चट्टानों से महाद्वीप बने होंगे। लेकिन दिक्कत है, इनका गलनांक कम होता है। तो पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो पहले ठंडे हुए, पर फिर तापमान के कारण ये नष्ट हो गए। अर्थात पेंजिया एक बार नहीं 5 बार बना है। पहली बार बना, बनने के बाद कुछ भाग ठोस हो गया, उसका अधिकांश पोर्शन बाद में फिर से गलकर चला गया, लेकिन उसका एक पोर्शन रह गया। फिर दोबारा से पेंजिया बनना शुरू हुआ उसी एरिया के आसपास। अर्थात जरा ध्यान से देखो, ऐसा हुआ होगा कि पहले एक भाग ऐसे बना, बनने के बाद उसका बड़ा पोर्शन जो शायद हल्की धातुओं से या फिर मैग्नीज से या फिर सोने चांदी से, किसी से भी बना हो, ठीक, इवन यहां तक कहना था कि भाई सोने चांदी का बना होगा, ओके, लेकिन वो हाइपोथेसिस है, सिद्धांत नहीं है, वो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है केवल, ठीक, कि शुरुआत में बने होंगे तो शायद सोने चांदी के बने होंगे, ठीक, पर वो एक हाइपोथेसिस है, सिद्धांत नहीं है। सो एक्चुअल में कहानी ये है कि एक हिस्सा बना होगा, इस तरीके से ये हिस्सा बन गया, ये पूरा हिस्सा बन गया, इसके यहां वाले भाग में थोड़ा आयरन ज्यादा था, इसलिए ये भाग रह गया, बाकी का भाग वापस गलकर नष्ट हो गया, ये फिर से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो हिस्सा बचा, इसी के आसपास पुनः शीतलन स्टार्ट हुआ, ठीक, अब इसका एक अधिकांश पोर्शन फिर से नष्ट हो गया, फिर कुछ हिस्सा बच गया उसका, फिर इसके आसपास पुनः शीतलन हुआ, फिर उसका कुछ भाग नष्ट हो गया और बाकी का रह गया। यानी कि हमें अंतिम रूप से ये जो पेंजिया दिख रहा है, ये एक बार में नहीं बना होगा, ये कई चरणों में बना होगा, और कहा जाता है कई बार कि 5 चरणों में बना होगा, ठीक है, डन। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। अगर हम ये कह रहे हैं कि यह भाग दुनिया का सबसे पुराना स्थल भाग है, तो डियर, इतना पुराना स्थल भाग, इसके कंटेम्पररी जो स्थल भाग बने थे वो नष्ट हो गए, बट स्टिल दैट पार्ट इज प्रेजेंट, आज भी यह हिस्सा प्रेजेंट है। टेल मी बच्चों कि कैसे पॉसिबल है कि यह हिस्सा आज भी प्रेजेंट है? यह हिस्सा आज भी प्रेजेंट है, यह तभी पॉसिबल है जब यह हिस्सा विश्व की सबसे कठोरतम चट्टानों से बना हो, ठीक। तो यह हिस्सा याद रखिएगा, यह विश्व की सबसे कठोरतम चट्टानों से बना है। और याद रखना कि यह चट्टानें कहलाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सो याद रखिए कि यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है, जो कि विश्व की सबसे कठोरतम चट्टानें हैं। अब जल्दी से बताओ मुझे, टेल मी, फटाफट जल्दी से बताइए कि कठोर चट्टान है, इसका मतलब उसके अंदर क्या ज्यादा होगा? टेल मी विच मिनरल विल बी इन अबेंडेंट इन दिस रॉक्स। इन चट्टानों में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा होगा? टेल मी। याद रखो कि इनमें जो है वो आपको धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल, ये पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। धात्विक खनिज
या मेटेलिक मिनरल्स, ये आपको इसमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें मेटेलिक मिनरल अर्थात धात्विक खनिज से परिपूर्ण है। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा कि प्रायद्वीपीय भारत धात्विक खनिज से रिच चट्टानों से बना है, तो इसका मतलब है कि इसके हर एक भाग में ये पाई जाएंगी, राइट? हर एक भाग में आपको ये चट्टानें देखने को मिलेंगी। बट अगर मैंने आपसे कहा कि हर एक भाग में मिलती हैं, तो भाई एक काम करिए, मान लीजिए मैं यहां उंगली रखूं तो यहीं पर धात्विक खनिज की खदान मिलनी चाहिए। हर जगह जब धात्विक खनिज है तो फिर निकालिए भाई उस खनिज को। तो एक बात तो यह कि भारत का जितना धात्विक खनिज है हमें यही मिलता है, ठीक? लेकिन हर जगह इसलिए नहीं मिलता क्योंकि चट्टान जितनी पुरानी होती है वो चट्टान उतने ही नीचे है। और इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन समझना, यूपीएससी ने इससे प्रश्न पूछा था। फाइन, मतलब मैं आपको ईयर भी बता दूंगा, मुझे ईयर अच्छे से ध्यान नहीं है, मैं देखकर आपको नेक्स्ट क्लास में ईयर भी बताऊंगा कि शायद ये 17-18 के आसपास का या 20 के आसपास का क्वेश्चन भी है। याद रखना कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और इन चट्टानों के अंदर पर्याप्त मात्रा में लोहा है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत बच्चों ये है कि ये जो लोहा है ये अधिक गहराई में है। जहां जहां ये सतह के पास है वहां खदानें हैं, वहां से हम इसे खोद कर निकाल लेते हैं। पर जहां ये बेहद गहराई में है वहां से हम नहीं निकाल सकते, और नहीं निकाल सकते इसलिए खदानें नहीं है। पर याद रखो कि यूपीएससी ने अगर प्रश्न पूछा, और ये अगर क्या है पूछा ही था कि राजस्थान में लौह खनिज के भंडार उपस्थित हैं या नहीं, आप देखिए उठा के पूरा संसाधन वाला चैप्टर, आपको राजस्थान के अंदर एक भी खदान नहीं दिखाई देगी या एक भी ऐसा बड़ा क्षेत्र दिखाई नहीं देगा जहां आपको लोहे के पर्याप्त भंडार दिखाई दे या लिखा दिखाई दे कि फलाना ढिमकाना जो खदान है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोई खदान नहीं है। और यूपीएससी ने कंसेप्चुअली प्रश्न पूछ लिया कि भाई लोह के भंडार जो है, लौह यश के भंडार राजस्थान में है या नहीं है। अब अगर आपने ठीक से पढ़ा होता तो आपको पता होता कि भाई प्रायद्वीपीय भारत पूरा का पूरा कठोर धारवाड़ चट्टानों से बना है और उनके अंदर लोहा है। और राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में आता है अरावली, विच इज पार्ट ऑफ प्रायद्वीपीय भारत, वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अर्थात अरावली की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि राजस्थान में लोहे के भंडार उपस्थित हैं। तो हमेशा याद रखना कि कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो प्रश्न बनेगा। खदान नहीं है वहां पर चट्टान है, चट्टान एकदम धरातल के नीचे है, ठीक? तो पातालीय रूप में आपको अधिक गहराई में आपको धात्विक चट्टानें मिलेंगी, धात्विक खनिज मिलते हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूं कंसेप्ट समझ में आया। अब आपको कभी यूपीएससी पूछ ले कि भाई प्रायद्वीपीय भारत के इस क्षेत्र में धात्विक खनिज के भंडार हैं, तो खुलकर कहिए हैं, क्योंकि जमीन के अंदर धारवाड़ चट्टान है। धारवाड़ चट्टान है इसलिए वो खनिज भी है। निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता, यह प्रश्न है, ठीक है? तो देखो मैंने कहा ना, आप कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो प्रश्न बनेगा, रट कर जाओगे कभी नहीं बनेगा, ठीक? क्योंकि वो तो इसका एक्सपर्ट है, वो तो कंसेप्ट पे निकाल ही लेगा स्टेटमेंट, ठीक है? अब इसी से चलते हुए एक और बात सुनो, जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। जो चट्टान बेसिकली बनी होगी, सभी लोग उत्तर देंगे मुझे, जो चट्टान बनी होगी कठोर चट्टानों से, कठोर या धात्विक खनिजों से, क्या उस चट्टान के अंदर पानी परकोलेट होगा? पानी रिस कर जमीन के अंदर जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या अगर कोई चट्टान कठोर है तो उसमें वाटर परकोलेशन? हाँ, एक बच्चे ने बताया सर 2018 में पूछा गया था। तो जिस प्रश्न की मैंने चर्चा करी, ईयर मुझे ध्यान नहीं था, लिए 2018 का प्रश्न है। एक बच्चे ने मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, थोड़ा दूर है इसलिए, एक बच्चे ने उत्तर बताया कि वो जो है वो 2018 का प्रश्न था, ठीक है? चलो देखिए इधर आओ, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई चट्टान जो है वो कठोर है तो क्या उसमें वाटर परकोलेशन होगा? पानी रिस कर जमीन के अंदर जाएगा? ज्यादा नहीं जाएगा। और इसीलिए आप पाओगे कि पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो निम्न भूमिगत जल से प्रभावित है, निम्न
भूमिगत जल स्तर इससे प्रभावित रहता है। और जब भी भूमिगत जल का स्तर निम्न होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैं कंसेप्चुअली कोई बात बता रहा हूं तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। जब भी भूमिगत जल का स्तर निम्न होगा, उस स्थान पर आप पाओगे कि सूखे से प्रभावित होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यह सूखाग्रस्त हो जाएगा, सूखाग्रस्त जल्दी हो जाएगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र जल्दी घोषित हो जाएगा। अब आप कहोगे क्यों सर? तो मैं आपसे कहूंगा अरे भाई पानी आएगा कैसे? वर्षा से। जब बारिश होगी तब तो पानी आएगा। अब दिक्कत यह है बारिश साल भर होती नहीं है। जब साल भर बारिश नहीं होगी तो बच्चे कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल के क्षेत्र में पानी रहे? जब बारिश नहीं होती तो पानी कहां से आता है? जमीन के अंदर से, और जमीन के अंदर ये पानी जाता नहीं है, इसलिए क्षेत्र जल्दी ही सूखा प्रभावित हो जाता है। अब देखो मैं कैसे क्वेश्चन को जो है, जैसे अभी धात्विक खनिज से उसने पूछ लिया, ठीक, उसने राजस्थान में पूछ लिया कि लोहे के भंडार हैं या नहीं है, ठीक। अब वो अगली बार इसे कैसे घुमाकर पूछेगा? यूपीएससी विल आस्क यू कि बताइए भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय है। आप कहोगे अरे बिल्कुल, हमने फैक्चुअल डेटा में पढ़ा है कि भाई दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी माउसिनराम है, ठीक है। लेकिन अब अगली बात सुनिए, चेरापूंजी या मासिनराम या माउसिनराम, जहां यह वर्षा ज्यादा होती है उसके जस्ट बाजू का एरिया है मेघालय में कई स्थानों पर सूखा घोषित होता है। वो आपसे बोलेगा कि मेघालय के कई क्षेत्रों में सूखे की समस्या है। आप कहोगे अरे कैसी बात कर रहे हो, हमने पढ़ा है गारो घासी जयंतियां जो है मॉनसून को रोकती हैं और रोकने के कारण ये प्रचंड वर्षा कराती हैं, और वर्षा कराने के कारण इस क्षेत्र में जो है वो बड़े स्तर पर हमें सदाबहार वन दिखते हैं। पर आपने कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया। याद रखिए कि मेघालय का जो क्षेत्र है यह हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, और जहां प्रायद्वीपीय भारत वहां कठोर चट्टाने, जहां कठोर चट्टाने वहां सूखे की समस्या। बारिश साल भर होती है लेकिन साल भर हर जगह नहीं होती। मेघालय के कई क्षेत्रों में साल भर बारिश नहीं होती, और जहां साल भर बारिश नहीं वहां पर सूखा पड़ेगा प्रायद्वीप भारत में। कारण जमीन के अंदर पानी नहीं जाता, ग्राउंड वाटर टेबल लो है। कंसेप्ट याद रखना, दैट इसी से रिलेटेड है सूखाग्रस्त की समस्या जो आपको इवन इन मेघालय दिखाई दे जाती है। इसमें आप मेरा उदाहरण मेघालय वाला याद रखना। जब उसने राजस्थान से कंसेप्चुअली पूछ लिया तो वो इस पोर्शन से जरूर पूछेगा, आज नहीं तो कल। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो बच्चा इस पर एग्री ही नहीं करेगा। वो स्टेटमेंट बनाता है कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी। वो जानबूझकर पहले लिखेगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, निम्न कथनों पर विचार करो, और लिख देगा सामने कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय है। आप कहोगे ये एक स्टेटमेंट बन गया। फिर वो सेकंड लिख देगा कि ये सूखाग्रस्त भी है। अब आप कहोगे सूखाग्रस्त तो नहीं होगा, सूखा होता है, फाइन, ये सूखा होता है और उसका कारण यहां की चट्टानें हैं। तो हमेशा याद रखना, किसी स्थान का सूखा होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उधर बारिश कितनी होती है, और यही सामान्यतः एक जीएस के विद्यार्थी को लगता है, ठीक। ये जो मैं कनेक्ट करते हुए बता रहा हूं, अक्सर हम इसको डिटेल में ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं। हम देखते हैं वहां के भारत में, आप देखिएगा ये क्या बोलते हैं उसको, अभी से कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चर्चा हुई थी। आपसे वो प्रश्न करेगा कि भाई किसी स्थान पर सूखा, भारत में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में ये आता है, भारत कैसे विकसित हुआ। भारत में ये टॉपिक है ऑप्शनल में, दैट भारत में सूखा, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की समस्या ये कहां पड़ता है? ये वहां नहीं पड़ता जहां बारिश कम या ज्यादा होती है, ये वहां पड़ता है जहां की चट्टानें कठोर होती हैं। वेयर रॉक्स आर हार्ड, एग्रीकल्चर इज वेरी 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 मच कठिन इन दैट एरिया, टफर इन दैट एरिया, ठीक। तो याद रखो कि मेघालय के क्षेत्र में भी आपको सूखा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इससे है। अब देखिए इसी में आगे चलते हुए और ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि प्रायद्वीपीय भारत कठोर चट्टानों से बना है, तो इसका एक दूसरा एंगल भी है बच्चों। अब देखिए इसका दूसरा एंगल क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम सिंचाई करना चाहें तो सिंचाई में फिर किसका उपयोग करा जाएगा? सिंचाई में फिर एग्जैक्टली अगर मैं ट्यूबवेल से नहीं कर सकता
तो मैं यहां पर तालाब द्वारा सिंचाई आसानी से कर सकता हूं। क्यों तालाब द्वारा सिंचाई अच्छे से कर सकता हूं? तो कारण है, बारिश हुई, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद जहां भरा, डियर जहां वो भरा है वो वहां भरा रहेगा। क्यों भरा रहेगा? सिंपल रीजन है, द थिंग इज पानी गिरा, अंदर नहीं जा सकता वो, तो वहीं रहेगा। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि कठोर चट्टानें सिंचाई की प्रणाली बदल देती हैं। और सिंचाई की प्रणाली जहां होती उत्तर भारत में, आप देखिएगा यहां मैं अगर नक्शा बनाऊं तो ध्यान से देखें सभी लोग, ये है इंडिया, दिस इज आर इंडिया, ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहां देखेंगे आप तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आपको मेजरली फेमस दिखाई देंगे क्या? ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई, ट्यूबवेल इरिगेशन, ओके, या फिर नहरों द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई। कारण क्या है? आसानी से जमीन को आप स्क्रैच कर सकते हो, आसानी से इसमें नहरें बना सकते हो क्योंकि ये मिट्टी से बना क्षेत्र है। बट आप इधर आइए, यहां आपको तालाब द्वारा सिंचाई दिखेगा, ठीक, यू विल फाइंड कि इधर का एरिया इज हाईली फेमस फॉर तालाब। और कभी देखना निजाम सागर, हुसैन सागर या अलमट्टी या शिवाजी सागर, ये सारे मेजर सागर, ये सारे मेजर डैम, इनके सारे मेजर रिजर्वायर, ये सब कुछ दक्षिण भारत में है। कारण सिंपल है, चट्टानें हार्ड है, पानी अंदर नहीं जाएगा, और पानी अंदर नहीं जाएगा तो आप तालाब बना सकते हो। आप इधर तालाब बना दीजिए, उत्तर भारत में आप तालाब बनाइए, कुछ समय बाद वो दलदल में बदल जाएगा और सूख जाएगा। कारण सिंपल है, जमीन। और मैंने कहा ना कि किसी स्थान पर सूखा पड़ा, ये वहां की बारिश पर कम निर्भर करता है, ज्यादा वहां की चट्टान पर निर्भर करता है। हाँ, वेरी गुड बच्चे, मेघालय में भी आपको बड़े तालाब जो आपको दिखाई देंगे। फाइन, चलिए, तो ये हुआ एक, क्या कि उसकी चट्टानें कैसी हैं। और देखो, चट्टानों से चलते हुए हमने धात्विक खनिज समझ लिए, धात्विक खनिज से हमने सिंचाई समझ ली। और ये चट्टानें क्यों देखा हमने? क्योंकि ये सबसे पुराना लैंडमास है। तो सबसे पुरानी भूमि आज भी जीवित है, मतलब कठोर चट्टान, कठोर चट्टान मतलब धात्विक खनिज, कठोर चट्टान मतलब सिंचाई। चलिए, अब आगे इधर आ जाओ, ध्यान से सुनना। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं प्रायद्वीपीय भारत के लिए। अब बच्चों थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनना, मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना, ओके डन। देखो, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर आपको प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर आपको एक विशेषता दिखेगी कि ये जो स्थल भाग है बच्चों, ये स्थल भाग इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉल्टिंग। इसमें कहीं बड़े बड़े भ्रंश नहीं है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। ये जो है एक सुदृढ़, ये एक सेकेंड, ये एक सुदृढ़ क्षेत्र है, सुदृढ़ क्षेत्र है, या सुदृढ़ के बजाय एक शब्द आप लोग याद कर लो, ये भ्रंशन से मुक्त है। ये भ्रंशन से मुक्त क्षेत्र है। भ्रंशन से मुक्त का अर्थ जानते हो? भ्रंशन से मुक्त का अर्थ है इसमें कहीं बड़ी बड़ी दरारें नहीं हैं। हमें पता है जहां पर है वहां पर है, नर्मदा व ताप्ती, इनकी घाटियां जो है वो भ्रंश घाटियां हैं। यहां भ्रंशन है, लेकिन बीच में कहीं भ्रंशन नहीं है, कटा छटा नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है। स्थिर का अर्थ है मतलब बीच से कहीं नहीं टूटा है, ठीक, डन, ओके। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस पॉइंट को ओपन करके पूरी चीजें समझते हैं, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनना। हमें क्या पता है कि भाई ये हिस्सा जो है इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, ये बढ़िया स्थिर भाग है, बढ़िया सुदृढ़ भाग है। अब यही कारण है कि भ्रंश मुक्त है तो यहां भूकंप वगैरह कम आएंगे, भूकंप की उत्पत्ति ये यहां पर कम होगी। ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं होगा, ये भूकंप से अधिक प्रभावित क्षेत्र नहीं होगा, ठीक, भूकंप की उत्पत्ति कम
इसके लिए स्टेटमेंट लिख देता हूं दैट भूकंप का प्रभाव कम होगा, भूकंप का प्रभाव ये हो जाएगा कम। अब यहां सुनिएगा एकदम ध्यान से बच्चों, अब मैं जो आपको बात बताऊंगा ये बात विल बी रिलेटेड विद द ये जो बात है ये संबंधित होगी डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, समझ गए सभी लोग? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ओके, सुनो। देखो, भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप कम आते हैं। अब भाई किसी स्थान पर भूकंप कम आते हैं तो गवर्नमेंट, ये जो है मानव बस्ती भूगोल में भी आता है, जिन बच्चों का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो वो ठीक से सुनिएगा। और मैं हर बार कहता हूं कि जिन बच्चों का ऑप्शनल विषय है ज्योग्राफी, वो याद रखो अपने इस अस्त्र का सबसे अच्छा उपयोग करिए। मेक श्योर कि आप इस वेपन का सबसे अच्छा यूज करें। सभी लोग सामान्य रूप से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आपके सब्जेक्ट से पूरा जीएस इंपैक्ट होता है। मतलब जो लोग ऑप्शनल की तरह इसे पढ़ते हो वो ध्यान दें कि आपका जो ऑप्शनल है ये एक वेपन है, हर जगह फायर करो इसे। आप इंटरनेशनल रिलेशन का उत्तर लिखिए, उसमें कंटेंट यूज करिए। आप इंटरनल सिक्योरिटी का उत्तर लिखें जीएस में, कंटेंट का यूज करिए। वो देखिए आपका आंसर कैसे मल्टी डायमेंशनल और कैसे अप्रोच का होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट है, यूज करो इसका। ठीक, डन। अब सुनिएगा, देखो अब हमें यह पता था कि भाई प्रायद्वीपीय भारत में, चलिए निकिता जी ने कहा सर मेरा ऑप्शन है, चलो अच्छी बात है बच्चे, अच्छे से तैयारी करिए। फाइन। प्रायद्वीपीय भारत में किसी भी प्रकार का भ्रंशन नहीं है, मतलब यहां भूकंप नहीं आएंगे। अब जब भूकंप नहीं आ रहे थे, हमने क्या करा, उसी अनुसार जो है वो मानव बस्ती का संयोजन करा। ठीक, हमने क्या करा, इसी अकॉर्डिंगली जो मानव बस्ती है उसका निर्माण करा था। इधर मानव बस्तियां ये उसी अनुसार थी। अभी जो मानव की बस्तियां हैं जरा इनके बारे में सुनिए। जब हमें ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर भूकंप नहीं आ सकता तो हम वहां पर भूकंप रोधी तरीके से बस्तियां नहीं बसाते। एक ऑर्गेनाइजेशन है टीएनसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आपने नाम सुना होगा इनका, टीएनसीपी। और टीएनसीपी जो है वो बेसिकली भारत में बिल्डर्स वगैरह जो कॉलोनीज बनती हैं या जहां मानव अधिवास होता है, मानव अधिवास, इसके लिए जो है वो एक नियम कायदे कानून बनाती है। जब टीएनसीबी को पता होता है कि भाई जो भूगोलवेत्ता है यानी कि ज्योग्राफर्स हैं, फाइन, इन्होंने बता रखा है कि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हो यहां भूकंप आ सकता है, तो ये क्या करते हैं, ये वहां पर कॉलोनी बनाने वालों से स्पष्ट कह देते हैं कि सुनो भाई, जिस जगह पर आप कॉलोनी बनाने वाले हो, जिस एरिया में आप घर वगैरह बनाने वाले हो, वहां पर आता है भूकंप। ठीक, 5 एकड़ से छोटी कॉलोनी नहीं बनेगी। 5 एकड़ से छोटी कॉलोनी अगर बनाओगे तो पनिशमेंट मिलेगा। इस 5 एकड़ में से आपको 1.5 एकड़ खाली छोड़ना पड़ेगा, वहां गार्डन बनाइए, रोड बनाइए। और जो 2 घर है ना, आप देखिए 2 घर है मान लीजिए, एक रोड के इधर एक रोड के इधर, तो इन दोनों घरों के बीच में 30 फीट का अंतर रखो। और जो बिजली के खंबे आप लगाओगे ना, वो खंबे लगाओ सड़क के बीच में, जैसे रोड में लगते हैं। कभी आप रोड में देखिएगा, रोड में बिजली का जो खंबा होता है वो सेंटर पे लगा होता है, इसे कहते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ठीक, आप कॉलोनी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो आपको खंबे जो है वो बीच में लगाने हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि कॉलोनी बड़ी बनाओगे तो आपको स्पेस मिलेगा, घर दूर दूर होंगे, घर दूर दूर होंगे तो भाई भूकंप जब उस जमीन पर आएगा, ये तो तय बात है कि भूकंप आएगा। अब अगर भूकंप आता है तो वो पहले कहता है कि घर दूर दूर होंगे, अब बाई चांस आने पर ये गिर गए तो एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरेंगे, लोग दबेंगे नहीं मलबे के अंदर और बचाव कार्य करा जा सकता है। सेकंड सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर गिर जाने के बाद सड़कें बंद हो जाती हैं और बचाव कार्य नहीं हो सकता। इसलिए टीएनसीबी बोलेगा कि डियर कॉलोनी का जो सड़क है वो 30 फीट की रखो जिससे बचाव कार्य करा जा सके। तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है इलेक्ट्रिक ग्रिड, पूरी जगह जमीन का करंट जो है फैल जाता है, तो बिजली का खंभा बीच में होगा तो डियर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखिएगा, आप सभी उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, उत्तर भारत में बहुत बड़ा अर्थक्वेक जोन नहीं है, बहुत ज्यादा तीव्रता के अर्थक्वेक नहीं आते हैं, इसलिए आप सभी के घर के सामने, जो लोग शहरों में होंगे आप नोटिस करिएगा, आप सभी के कॉलोनी में जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं वो घरों के सामने लगे हुए हैं।
रोड के बीच में नहीं लगे हैं। लेकिन जो लोग प्रभावित क्षेत्र में होंगे और टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी में रहते होंगे, वहां देखिएगा बिजली के खंभे बीच में लगे होते हैं, राइट। आप सेकंड चीज देखिए, वो कहेगा कि घर दूर दूर बनाओ, गगनचुंबी इमारतें बनाने की अनुमति नहीं देगा वो। दिस सेज कि आप ज्यादा ऊंची इमारत नहीं बना सकते, कारण जिस जमीन पर आप ये इमारत बना रहे हो ये जमीन हिलती है, और डियर ये हिलेगी तो ये इमारत गिरेगी। इसीलिए जहां पर अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं वहां ऊंची ऊंची इमारतें नहीं दिखाई देती, बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाने देते वो। कॉलोनी बनाइए और एस्टैब्लिशमेंट कीजिए। और इसमें आपने बड़ा अच्छा देखा होगा, जो लोग खासकर अर्थक्वेक प्रोन एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जरा देखिएगा, वो आपको कहेंगे कि आपका जो घर का नक्शा है उसे तभी अप्रूव करा जाएगा जब वो नक्शा जो है एलिफेंट फुटेड स्ट्रक्चर का होगा। मतलब मान लीजिए घर है, तो घर की जब नींव बनती है ना, तो आपने देखा होगा नींव सामान्य रूप से ऐसे एक जो है वो सिस्टम, स्क्रू सिस्टम होता है, उससे जमीन पर ऐसा छेद करा जाता है, उसके अंदर जो है वो लोहे से कसा हुआ जाल डाला जाता है और कंक्रीट भर दिया जाता है। जमीन में जब नींव डाली जाती है तो नींव डालते समय ऐसे सीधे सीधे होल करे जाते हैं जमीन में, और उनके अंदर जो है वो कंक्रीट भर के उसके ऊपर घर बना दिया जाता है सामान्य क्षेत्र में। बट टीएनसीबी बोलता है कि अगर कोई क्षेत्र भूकंप प्रभावित है तो ऐसे घर नहीं बनाओगे, क्योंकि ऐसे में वो जल्दी गिर जाएगा। घर को स्ट्रेंथ दो, मजबूती दो। और ये कैसे दोगे? तो इधर पे एलिफेंट फुट बनाओ, नीचे गड्ढा करो इतना पूरा, ऐसे पूरा बड़ा गड्ढा करो, उस गड्ढे के अंदर यहां पर कंक्रीट का एक स्लैब बनाओ, ठोस स्लैब, उसके ऊपर इस प्लिंथ को बनाओ और फिर उसे ऊपर लेकर आओ, हाथी के पांव जैसा। आपने हाथी के पांव देखा है, जमीन पर रखते ही फैल जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। क्यों स्ट्रक्चर बनाओ? तो उसका कारण है, ये ऐसा होगा तो ये घर गिरेगा नहीं। ये टीएनसीपी बोलता है, ये सारे कार्य कर रहा है टीएनसीपी, ठीक। घरों में जो दीवारें बनाते हो, इनकी समस्या होती है, भूकंप आने पर इन दीवारों में ना दरारें पड़ जाती हैं। टीएनसीपी बोलेगा नो, दीवार बनाइए लेकिन दीवार के बीच में डीपीसी बनाओ। डीपीसी का मतलब क्या है? डीपीसी का मतलब है 4 फीट की दीवार बना दी, उसके ऊपर लोहे का जाल कसो और उसके अंदर जो है वो भरिए क्या? कंक्रीट। सिर्फ ईंटों की जुड़ाई से दीवार ना बने, बीच में ऐसी बीम भी हो, ये ऐसी हॉरिजॉन्टल बीम भी हो यहां, ताकि जब दीवार में दरार पड़े ना भूकंप आने पर, तो ये दरार यहां आकर रुक जाए और ये दीवार ना गिरे। सो द रियलिटी इज के टीएनसीपी सारे नियम कायदे कानून बनाता है ताकि उस एरिया में जो है वो भूकंप आने पर लोगों को नुकसान ना हो। और सबसे बड़ा नियम कायदा कानून तो यह है कि डियर वहां मैसिव डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बड़े बांध नहीं बनाए जाएंगे, और अगर बांध बनाना आवश्यक है तो सबसे बड़ी बात है कि वो बांध जो है ऊंचा नहीं होगा, लंबा होगा। आप देखिएगा, कभी आप अगर मध्य प्रदेश जाते हैं तो मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती की घाटी है, वहां भ्रंशन है, वहां पर बांध भी हैं, लेकिन वो बांधों की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, वो लंबे बांध हैं। अवंतीबाई बांध हो या तबा बांध हो, इन बांधों को देखिएगा, इन बांधों की लंबाई ज्यादा है। ये पानी को रोकते तो हैं पर बड़े क्षेत्र में वितरित कर देते हैं ताकि ये बांध ना टूट जाए भूकंप आने पर। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ कर रहा है कौन? एक ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम किस पर करता है? ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली टीएनसीपी नहीं करता है, टीएनसीपी के साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। पर ये सब कुछ करता कौन है बच्चों? टीएनसीपी। और उसे बताता कौन है? ज्योग्राफर्स, भूगोल वेदता। फाइन, राइट। अब ये जो भूगोल वेदता हैं, ये बेचारे कहां से पता करेंगे? ये पता करते हैं परीक्षण से, टेस्ट वगैरह करते हैं, एरिया को एग्जामिन करते हैं। अब अगर इन ज्योग्राफर्स को ही नहीं पता है कि कहीं भ्रंशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा? नहीं। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होगा तो यह भूकंप रोधी स्ट्रक्चर नहीं बनवाएगी, और जब भूकंप रोधी स्ट्रक्चर नहीं बनवाएगी तो डियर वहां सरकार बड़े बांध बनवाएगी, वहां सरकार सघन बस्तियां बनवाएगी। और जब वहां पर सघन बस्तियां और बड़े बांध होंगे तो डियर जिस दिन अर्थक्वेक आएगा, जिस दिन भूकंप आएगा, वो लाएगा प्रलयकारी प्रभाव, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट।
मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम पढ़ा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत भ्रंशों से मुक्त है। नर्मदा ताप्ती की घाटी के अलावा प्रायद्वीपीय भारत एकदम स्थिर है, सुदृढ़ है, कहीं कोई दरार नहीं है। पर डियर, सारे लोग, ध्यान से सुनना, सारे लोग सरप्राइज हो गए। सरप्राइज कब हो गए? जब एक विनाशकारी अर्थक्वेक आया नियर टू अ एरिया कॉल्ड पालघाट, सॉरी पालघर, पालघाट तो नीचे दर्रा है, पालघर। जो पालघर का क्षेत्र है, यहां पर अचानक से भूकंप आ गया। ठीक, सब लोग एकदम ध्यान से सुनना। पालघर का जो एरिया था, यहां आया अर्थक्वेक। और डियर, ये जो अर्थक्वेक था ना, ये अर्थक्वेक सरप्राइज था। और ये सरप्राइज किसी और के लिए नहीं था, ये भारत सरकार के लिए था। कि डियर, हम तो सोच रहे थे कि प्रायद्वीपीय भारत में कहीं भ्रंश नहीं है, और यहां पर आया अर्थक्वेक। और जब अर्थक्वेक आया तो पालघर के आसपास के जो छोटे बांध वगैरह थे, ये बांध तक टूट गए। ये अर्थक्वेक इतना डेविस्टेटिंग था कि यहां पर खोज दल को भेजा गया कि ढूंढो जाकर कि ऐसा कैसा अर्थक्वेक आ गया यहां। और कारण क्या था? कारण सिंपल सा था। जमीन से 800 मीटर की गहराई में पालघर के पास, पालघर तो काफी अलग जगह है, लेकिन 800 मीटर की गहराई में एक नदी हुआ करती है, उसका नाम है कोयना नदी। यह नाम याद रखना, कोयना नदी। यह कोयना नदी जो है, यह सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक, कोयना नदी के अंदर, कोयना नदी के पास जमीन के अंदर 800 मीटर की गहराई में एक भ्रंश है। और इस भ्रंश में जो है, इस भ्रंशन में जो है वो हलचल हुई थी। अब ये याद रखना, पहले तो पाप मत कर देना। डोंट से दैट कोयना रिवर यूज्ड टू फ्लो इन अ फॉल्ट। कोयना नदी किसी भ्रंश में नहीं बहती है। कोयना नदी जहां बहती है, वहां जमीन के अंदर 800 मीटर की गहराई में भ्रंश है, इसलिए मैंने गहराई भी लिख दी है। तो कोयना नदी के क्षेत्र में जमीन में 800 मीटर की गहराई पर एक भ्रंश था। और डियर, उस भ्रंश में हलचल हो गई। और हलचल हुई तो पालघर नामक क्षेत्र में भूकंप आया, आसपास के डैम टूट गए। और जब ये डैम टूटे तो डियर, दिस वॉज अ एकदम ट्रेजिक थिंग, मतलब एकदम प्रलयकारी जैसी स्थिति थी। यहां पर आप देखेगा, ये रिपोर्टिंग तक करी गई। एक रिपोर्टर थे, उन्होंने ऐसा माइक वगैरह पकड़ रखा था, और ही यूज्ड टू से कि देखिए मैं कहां खड़ा हूं, मैं एक जमीन पर खड़ा हूं। और ये जो जमीन है ना, इस जमीन में यहां एक इतना बड़ा लोहे का हिस्सा निकला हुआ है। ये लोहे का हिस्सा एक बिजली के खंभे का ऊपरी भाग है। ये जो दीवार दिख रही है आपको, जो ईंटें दिख रही हैं आपको, ये ईंटें जो है वो, रिपोर्टर सेज, ये ईंटें जो है वो एक मंजिल की इमारत की पैराफिट वॉल है। और इस जगह पे पूरे में मिट्टी भरी हुई है। ये कैसे हो गया? ये हुआ क्योंकि एक क्षेत्र में जो है वो बांध टूटा। छोटा डैम था, नाम रिमार्केबल नहीं है। तालाब वगैरह में जो है अवसाद भर रखा था पहले से, तो पानी जो है भूकंप के बाद जो फ्लश नदी में आया, उसके पानी को वो आगे बढ़ा ले गया। और कई ऐसे छोटे विलेज थे जहां पर जाकर वो पानी मलबे के साथ बहा। और आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे जीएस वगैरह में कि जब बाढ़ आती है तो बड़ी समस्या होती है। बाढ़ का आपदा प्रबंधन आप पढ़ते हो। जब आप ऑप्शनल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब किसी स्थान पर बाढ़ आती है, नदी लाए तो ठीक है, पर अगर ये अन्य प्राकृतिक कारणों के अलावा आती है, खासकर फ्लैश फ्लड के फॉर्म में, तो डियर, जब पानी बहता है ना, तो पानी बहते समय पानी के आगे मलबा बहाता है, और ये मलबा आगे जाकर क्षेत्र में घुस जाता है। बाढ़ के कारण नुकसान इसलिए है कि पानी आ गया? नो, पानी के आगे मलबे का सैलाब बहता है। देयर इज अ बिग फ्लो ऑफ मड इन फ्रंट ऑफ वाटर। पानी के सामने बड़े स्तर पर मलबा बहता है, और वो मलबा शहरों के अंदर, गांव के अंदर प्रवेश करता है। पहले वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और फिर वो मलबा जो है वो जगहों में, गांव में, गलियों में जाकर भर जाता है। इससे पूरा का पूरा एरिया जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो जाता है। वहां पर मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन होता है। अब सोचकर देखिए कि सिर्फ हमें यह नहीं पता था कि कोयना नदी की घाटी के नीचे 800 मीटर की गहराई में एक भ्रंश है, उस भ्रंश के कारण भूकंप आया। हमें पहले से नहीं पता था कि यहां भूकंप आ सकता है।
इसलिए वहां पर डैम्स बने, इसलिए वहां पर मानव बस्तियां उस अकॉर्डिंग नहीं बनी और इसी कारण मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। तो सोच कर देखें कि अगर हमें किसी क्षेत्र के बारे में मौलिक रूप से उसकी जियोलॉजिकल नॉलेज ना हो तो कैसा विनाश होता है। तो याद रखिए स्टेटमेंट है दैट जो प्रायद्वीपीय भारत है यह किसी भी प्रकार के भ्रंशन से मुक्त है, लेकिन इसका अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है ये एरिया, ये है इसका अपवाद। अपवाद बोले तो एक्सेप्शन, यहां पर भूकंप आ सकता है। ठीक, चलिए अब जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है। मैंने एक स्टेटमेंट बताया कि प्रायद्वीपीय भारत जो है कठोर चट्टानों से बना है, कठोर चट्टानों के कारण यहां पर आपको जो है यह स्थिति दिखाई पड़ती है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने बताया कि यह चट्टानों वाला क्षेत्र सुदृढ़ है, भ्रंशन से मुक्त है, लेकिन फिर मैंने इसका अपवाद बताया कि यह एरिया आपको भ्रंशन के साथ पालघर के एरिया कोयना नदी के घाटी में मिलता है। जल्दी से बताएं बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल, से यस और नो? क्लियर, माफ कीजिएगा। आई होप आप सबको ये डायमेंशन क्लियर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको एक नेक्स्ट बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो मैं जो बता रहा हूं ना, आप लोग इस बात को अदरवाइज मत लिया करें। मतलब मैंने जो है अभी एक स्टूडेंट का कमेंट देखा कि सर आप जो है पढ़ाते हुए एक टॉपिक से जाते जाते काफी आगे तक चले जाते हैं, तो हम वो टॉपिक में वापस नहीं आ पाते। तो आप देखें कि मैं टॉपिक में गहराई पर जरूर जाऊंगा, वाटर ड्रॉप इफेक्ट में हम अंदर तक जाएंगे, लेकिन जाने के बाद हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक, और देखिए मैं हर बार ये कहता हूं क्लासेस में भी, मतलब मैं अक्सर जो है यहाँ, जैसे मैं आपको इन बैचेस के बारे में बता रहा था, मैं उन बैचेस में भी क्लास ले रहा होता हूँ, तो आई ऑलवेज यूज टू से कि क्लास की क्वालिटी बनी रहनी चाहिए। मतलब आप मुझसे पढ़ने के लिए ज्योग्राफी नहीं आए हैं, आप मुझसे पढ़ने के लिए आए हैं यूपीएससी में आने वाली ज्योग्राफी, यूपीएससी का भूगोल। अब अगर आपको यूपीएससी का भूगोल पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस तरीके से पढ़ें। अदरवाइज देखो इसे पढ़ाना बहुत आसान है, मैं यहां पर जो है एक इमेज डाउनलोड कर लूं, डाउनलोड करने के बाद वो इमेज दिखाऊं, उसमें बताऊं कि ये अरावली है, इसकी ऊंची चोटी ये है, ये जो है छोटा नागपुर का पठार है, यहां पर ये खनिज मिलता है, और ये जो है हमारी वेस्टर्न घाट की हिल्स हैं, यहां पर ये ऊंची चोटी है, दुधा बेटा चोटी है, और ये जो है वो अनाई मुंडी चोटी है। ये बताना बहुत आसान है, ठीक, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है। ये कभी आप सोचना मेंस में के प्रश्नों को जरा गो थ्रू होकर देखना, आपको वहां दिखाई देगा ये बात कि मेंस में जो प्रश्न आते हैं वो मेंस के प्रश्न जो है वो किस प्रकृति के होते हैं, वो आप उसका आंसर सोच भी नहीं पाओगे, वो इंटरलिंकिंग पर आधारित होते हैं। मैं एक तो पहली बात भाई, मैं एक बात अच्छे से कहता हूं, एक बात पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात आप लोग अन्यथा ले जाएंगे अदरवाइज। पहली बात तो ये, मेरे दिमाग में कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे दिमाग में कोई चरित्र नहीं है, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब पता नहीं आप लोग क्या क्या इमेजिन करते रहते हो, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से ही पढ़ा जाना चाहिए, हम इसे गलत पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब मैं किसी के बारे में इमेजिन नहीं कर रहा हूं कि पता है कि हम जो है ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ना चाहिए और ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट लैंग्वेज में कह रहा हूं कि आप समझिए कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो, डिफरेंस है। एग्जामिनर इस स्तर पर है और हम जमीन के अंदर हैं, फाइन, हम बहुत नीचे हैं, हमें बहुत ऊपर आना है, हमें इसकी इंटरलिंकिंग। अब ये अंतर किस कारण से है, या गुणवत्ता में कमी है? नहीं, इंटरलिंकिंग में कमी है। आप अगर भूकंप पढ़ रहे हो तो भूकंप से पढ़ते हुए आइए मानव बस्ती भूगोल तक और लिखिए फिर उसका आंसर। भाई डिजास्टर मैनेजमेंट किस लिए है? अगर कहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, वो लिखा है उसने डिजास्टर मैनेजमेंट, आप देखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, अंततः मानव को बचाना, और मानव जहां रहता है उसे वहीं पर बचाने की जरूरत है ना। तो आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो तो इतना पढ़ते हो, मानव बस्ती भूगोल पढ़ते हो इतना पढ़ते हो, फिर आप उसे लिखते हो आंसर, वो आंसर औसत से अच्छा होता है। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं एक बात हमेशा रिपीट करता हूं कि जब तक आप लोग
जब तक आप लोग गहराई से नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। ठीक, नहीं 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 नहीं, अरे खत्म नहीं हुआ क्या, थैंक यू कर, अरे पाप कर रहा है फाइन, अरे अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी 10 मिनट और हूँ। तो अब कई बार पढ़ाते हैं थोड़ा सा थक जाते हैं तो 2 मिनट बात करने लगता हूँ मैं, तो आपको लगता है अरे सर थैंक यू सेशन बढ़िया लगा, अब हम जाते हैं। तो जाइए मत, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट और लगेगा मुझे। चलिए अब एक और स्टेटमेंट सुनिए। एक और स्टेटमेंट यह है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो एक तो किसी भी प्रकार का भ्रंशन उसमें नहीं है, और सेकंड बात है, आइए जरा यहां देखिए। अब आप मुझे एक बात बताओ सभी लोग, टेल मी ऑल ऑफ यू, क्या आप लोगों ने वो मूवी देखी है अमिताभ बच्चन वाली अग्निपथ मूवी? ठीक, आपने सुना है अग्निपथ मूवी के बारे में? अग्निपथ मूवी में अमिताभ बच्चन जो है वो ये बात कहते हैं कि वो जो है अग्निपथ मूवी में, इस एक मिनट पहले मैं डायग्राम प्लॉट कर लूं। वो ये कहते हैं कि वो एक जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, जरा मैं इसे जरा मिटा लूं, एक मिनट, है ना। देखिए मुझे एक डायग्राम चाहिए है, थोड़ा सा स्पेस मुझे लगेगा। देखो ये एरिया जरा ध्यान से देखना, हमें ये एरिया इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ओहो फाइन, ये एरिया हमें इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक, ये गुजरात का कच्छ है, ये कच्छ है, ये काठियावाड़ है, और ये मुंबई का एरिया है। ठीक, अब जरा एक बात बताओ, आप सभी ने सुना होगा क्या वो अग्निपथ मूवी में ना अमिताभ बच्चन जो है वो एक बात कहते हैं कि हमें जो है वो कांडला जीतना है। क्यों कांडला जीतना है? क्योंकि वो जो है उस एरिया में अफीम की खेती होती थी और उनके पिताजी जो है उस एरिया में काम वगैरह करते। मूवी मैं भी नहीं देखता हूँ भाई, मैं भी ऐसे सुन सुन के ही सीखा हूँ, मूवी ज़्यादा मैं भी नहीं देखता हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, मैं तो सुन सुन के सीखा, मैं मतलब मूवीज़ के मामले में मैं एकदम बिगिनर लेवल पर हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मुझे सीन वगैरह देखे सुने रहते हैं, यूट्यूब वगैरह में आ जाता है तो ऐसा थोड़ा पता रहता है। तो देखिए मूवी में ना वो कहता है कि एक द्वीप है, वहां पर अफीम उगाई जाती थी और उनके पिताजी वहां टीचर थे, और फिर वहां के लोगों ने उन्हें किल कर दिया। तो अमिताभ बच्चन जी जो है वो एंग्री यंग मैन बने और उसके बाद जो है वापस उस द्वीप को जीतने के लिए गए। वो यहां 2 बातें काम की है। एक तो पहली बात कि मुंबई के इतने बाजू में द्वीप कहां से आया, और दूसरी बात अगर था तो है कहां। आज आपको कांडला का जो मेन द्वीप था, छोटा वाला द्वीप तो अभी भी है, जो मेन कांडला का द्वीप था, कांडला में 3 द्वीप आते हैं, वो आज जमीन से जुड़ा हुआ दिखेगा। कांडला के एरिया में जहां पर वो अफीम के उत्पादन की बात चल रही थी, वहां पर वो जमीन से आज जुड़ चुका है। वेयर इज कांडला, वेयर इज वो, क्या कांडला कह रहा हूं यार, वो कांडला नहीं, वो मांडवा है, माफ कीजिए, मैं इतनी देर से कांडला मैंने कहा ना, मैंने मूवी नहीं देखी है। वो कांडला नहीं है, वो मांडवा है। वो अभी मुझे कमेंट सेक्शन देखने पर पता चला। वो कांडला तो बंदरगाह है, वो क्या नाम अभी अभी ध्यान आया था मुझे, वो मांडवा, मांडवा फाइन। जो मांडवा का एरिया है, मांडवा जो द्वीप है फाइन, वो द्वीप आज के समय जमीन से जुड़ गया है। 3 द्वीप है वहां पे, उनमें से एक जो द्वीप है वो जमीन से जुड़ चुका है, लेकिन जब मूवी थी तब वो जमीन से अलग था। ये कैसे हुआ है? चलो ये भी छोड़ो, यहां आओ। ये जो आपको दिख रहा है ना कच्छ और काठियावाड़, ये इनिशियली वॉज आइलैंड। आज के समय आपको जहां मुंबई दिखता है, पहले यहां पर एलिफेंटा नाम से द्वीप था। फाइन, मुंबई पहले एक द्वीप में था, इस द्वीप का नाम था एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप इसका नाम था, एलिफेंटा आइलैंड। आज के समय एलिफेंटा आइलैंड पूरी तरह से जमीन से जुड़ गया है। पता है, ये जो कच्छ और काठियावाड़ आप देख रहे हो, ये हमें प्रायद्वीपीय भारत से जुड़े हुए दिखते हैं, जबकि ये क्षेत्र एक्चुअल में कैसे थे, तो ये क्षेत्र ऐसे थे। ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में यहां पर कुछ द्वीप थे। ठीक, ये द्वीप एलिफेंटा द्वीप थे, यहां 7 द्वीप आते थे छोटे छोटे, दमन और दीव। तो आज दीव जमीन से जुड़ा है, देखिएगा। इसी तरीके से यहां आओगे आप, तो यहां पर भी आपको एक द्वीप दिखता था। इस द्वीप का नाम था कच्छ द्वीप, और इसका नाम था काठियावाड़। ये सब द्वीप थे बच्चों,
ऑल दीज वॉज आइलैंड्स। ये कच्छ का ऊपर वाला एरिया कच्छ का आइलैंड था और नीचे वाला एरिया जो है वो काठियावाड़ का द्वीप था, जब प्रायद्वीप भारत अलग हुआ था। ठीक, ऐसा था ये एरिया। आज हमें ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना, आज हमें ऐसा दिखता है, पहले ऐसा था। अब ये जुड़ कैसे गए, तो हमेशा याद रखो कि पहली बात तो ये कि जब कोई हिस्सा किसी भाग से, जमीन का टुकड़ा किसी भाग से टूटता है तो कई टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे आप किसी पेपर को, मान लीजिए ये ठोस भाग है, मैं इसे ऐसे पकड़ूं और पकड़कर इसे खींचूं, तो खींचने पर जब ये टूटेगा ना बच्चों, तो यहां पर जो दरार पड़ेगी वहां से कुछ अवसाद भी, कुछ टुकड़े भी निकलेंगे। ठीक, ये टुकड़े निकलेंगे, जो ये टुकड़े जमीन के टूटने पर भी निकलते हैं। इनिशियली प्रायद्वीपीय भारत वॉज पार्ट ऑफ अफ्रीका, या अफ्रीका का हिस्सा था, और जब ये अफ्रीका से टूटकर निकला तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े यहां पर थे। ये एक टुकड़ा था जिसे कहा जाता है, और ये टुकड़े क्या हैं, आइलैंड्स हैं। ये है कच्छ का आइलैंड, ये काठियावाड़ है, इसी से ऐसे जुड़ा हुआ छोटा सा द्वीप था जो दमन का द्वीप वाला एरिया है, जैसे द्वीप कहते हैं वो द्वीप था। और यहां पर ऐसे एक छोटा सा एरिया था विच इज आज के समय द्वारका। फाइन, ये कहलाता है द्वारका। फाइन, ये सारे द्वीप थे। आज के समय देखिए ये सारे जुड़ चुके हैं और इस पे आपको अवसादन की क्रिया दिखेगी। ये सारे क्षेत्र जो है वो पहले अलग थे, समय के साथ इनमें जो है वो अवसाद जमता गया और यहां पर अवसाद के जमने से जो है वो आपको ये क्षेत्र जुड़ने हुए दिखाई देने लगे। अब मैं स्टेटमेंट क्या देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं ये कि प्रायद्वीपीय भारत विश्व के कुछ उन स्थल भागों में से एक है विच नेवर वेंट फॉर कंप्लीट सबमर्जेंस। वह क्षेत्र जो पूर्णतः कभी भी जलमग्न नहीं हुआ। जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, यह विश्व के कुछ उन लैंडमास में से एक है जो पूर्णतः कभी भी जलमग्न नहीं हुए हैं, जलमग्न नहीं हुए। दे नेवर वेंट फॉर कंप्लीट एब्सोल्यूट सबमर्जेंस। पूरी तरह से भाग कभी भी पानी के अंदर नहीं गया। आप देखिए यहां वर्ल्ड मैप में मैंने उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका नहीं बनाया है, पर पूरा उत्तरी अमेरिका, पूरा दक्षिणी अमेरिका, इसका अधिकांश भाग लगभग 60-65% पोर्शन पूरी तरह से पानी में जा चुका है। पर प्रायद्वीपीय भारत कुछ उन भागों में से एक है जो पूरी तरह से पानी में कभी नहीं गए, कभी भी जलमग्न नहीं हुए। डन। लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है, व्हाट अ कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड रिलीजन। आपने सुना होगा कि कृष्ण के एरिया में जो है एक समय पर वो क्षेत्र पूरी तरह से पानी के अंदर चला गया था और कृष्ण ने फिर जो है उसे बचाया था, उभारा था। सुना होगा आप सभी ने, ये कहानी काफी प्रसिद्ध रही। आप देखिए कि पूरा प्रायद्वीपीय भारत कभी भी पानी के अंदर नहीं गया, लेकिन इसका अपवाद है ये द्वारका का एरिया। याद रखिए कि द्वारका इज अ प्लेस जो कि पूर्णतः जलमग्न हो चुका है और ये री इमर्ज हुआ है अगेन। और इतना ही नहीं, पूरा जो ये क्षेत्र है हमारा पश्चिमी घाट का, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो है ये जलमग्न तट का उदाहरण है, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। खैर मैं उसके बारे में, तटीय मैदान के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। आप इतना समझ लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कहा जाता है यह एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो कि पूरी तरह से जलमग्न कभी नहीं हुआ, लेकिन इसका अपवाद है, और इसका अपवाद है द्वारका। द्वारका पानी के अंदर गया है और जाने के बाद यह पुनः बाहर आया है, इमर्ज हुआ है, री इमर्ज हुआ है। और इवन इसका एक अंश आज भी पानी के अंदर है। ये इसका एक भाग जो है वो आज भी पानी के अंदर है, और आप देखोगे कि वहां पर आज भी आपको सिटी मिलेगी।
और डेटिंग टेक्निक से पता लगाया गया कि जो सिटी हमें दिखती है जो पानी के अंदर है, इसकी एज क्या है। अधिकांश लोग जो है देवर टॉकिंग अबाउट कि ये जो है हड़प्पा का ही कोई नगर रहा होगा, वो नगर जो है वो पानी के अंदर चला गया। पर परफेक्टली हमारे पास एविडेंस है कि ये जो पानी के अंदर गया था ये हड़प्पा काल से भी पुराना है। फाइन। और ये जगह थी और ये पानी के अंदर चली गई। ठीक। सो द्वारका वाले एरिया के लिए ये एक इमर्ज हुआ था और री इमर्ज हुआ। ये प्रायद्वीप भारत के केस में अपवाद है। अब आप कहोगे सर ये तो चमत्कार है। फाइन। मैं कहूंगा देखो चमत्कार नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन है। कैसे एक्सप्लेनेशन है तो जरा ध्यान से सुनना। ठीक, डन। अब जरा सब लोग ध्यान से सुनो। अरे भाई क्या अपनी अपनी बातों में लगे रहते हो भाई, इधर सुनो ध्यान से। इसका एक्सप्लेनेशन है, याद रखो कच्छ का एरिया भी द्वीप था, काठियावाड़ का एरिया भी द्वीप था, और ये एरिया जो है समय के साथ यहां अवसाद जम जाने के कारण ये जमीन से जुड़ गए। ठीक, ओके। अब समझना, हमें जो है जोग्राफर्स को ये नहीं पता था कि यहां पर, अब देखो जोग्राफर्स को भी कैसे पता चलेगा, रिसर्च वगैरह से पता चलेगा। जोग्राफर्स को नहीं पता था कि यहां पर ना एक दूसरी प्लेट भी है। ये यूरेशियन प्लेट है, जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये यूरेशियन प्लेट है। यहां पर इससे टकरा रही थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट, और इससे सटे हुए कुछ द्वीप थे ऐसे। ओके। और अब ध्यान से सुनो, जोग्राफर्स को यही लगता था कि यूरेशियन प्लेट है, ये प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है। उन्हें नहीं पता था कि डियर यहां पर एक दूसरी प्लेट भी है, और इस प्लेट का नाम है अरब की प्लेट, और अरब नाम से यहां एक माइनर प्लेट भी उपस्थित है। इसका ज्ञान यहां के जोग्राफर्स को जो है वो नहीं था। ठीक, यहां पर जो है अरब का एरिया है और यहां अरब की जो है वो प्लेट उपस्थित है, इसकी जानकारी हमें नहीं थी। अब सुनना, इसकी जानकारी हमें नहीं थी, इसका क्या परिणाम था, क्या परिणाम निकला? भुज के एरिया का अर्थक्वेक। जब भुज के एरिया में भूकंप आया तब हमें पता चला कि, और वो क्यों आया था कि जो अरब की प्लेट थी, ये है अरब प्लेट। ठीक, ये जो अरब की प्लेट थी इसमें मूवमेंट हुआ, और इसमें मूवमेंट के कारण ये जो द्वीप थे, ये द्वीप बेचारे किनारे पर थे। फाइन, इस प्लेट के मतलब अरब की प्लेट का किनारा और हमारे प्रायद्वीपीय भारत के द्वीप ये बिल्कुल किनारे पर हैं, और ये द्वीप हिले तो पता चला कि यहां प्लेट है, और जब ये द्वीप हिले तो आपको भुज का मैसिव डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक मिला। भुज के एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है, हमें पता ही नहीं था। हमें नहीं पता था, इसीलिए ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और इस एरिया में हमें यह जानकारी मिली कि डियर ऐसे अर्थक्वेक यहां आ सकते हैं, और फिर इसी से हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जब सिकंदर आया था। फाइन, शॉकिंग कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सिकंदर जिस समय आया था, याद रखिए उस समय पर यह एरिया जो है कच्छ वाला एरिया, इसका अधिकांश पोर्शन पानी के अंदर था, और सिकंदर के समय जिस समय वो आया होगा लगभग, इस प्लेट में हलचल हुई थी, और इस हलचल के कारण ये जो द्वीप था जिसका अधिकांश पोर्शन पानी के अंदर था, ये पानी के बाहर आ गया था। और जब ये कच्छ वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द्वारका, मैं द्वारका की बात नहीं कर रहा हूं, कच्छ की बात कर रहा हूं। फाइन, कच्छ का एरिया जो है सिकंदर के समय पानी के अंदर था, उथला था ये, और फिर ये प्लेट हिली तो ये हिस्सा ऊपर आ गया, और जब ये हिस्सा ऊपर आया तो डियर इस एरिया में आपको दिखाई देगा प्रवाल का क्षेत्र। प्रवाल मतलब कोरल्स, कोरल मतलब बाह्य कंकाल का जीव, ऐसा दिखाई देता है। ठीक, आई थिंक आप सभी ने कोरल एनाटॉमी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के जीएस वाले सेक्शन में ही आता है। इस प्रकार से बाह्य कंकाल का जीव होता है, इसके ऊपर ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं। ठीक, ये होता है प्रवाल, ये प्रवाल है। ठीक, ये प्रवाल बाह्य कंकाल का, ये जो बाहरी खोल दिख रहा है ये कैल्शियम से बना है। ठीक है, ये पानी के अंदर रहता है। ये कच्छ के एरिया में आज भी है, और कच्छ के एरिया के लिए याद रखना कि कच्छ के एरिया में बड़े स्तर पर मृत प्रवाल का क्षेत्र है, प्रवाल विरंजन बड़ा हुआ है यहां। और ये जो प्रवाल थे जो पानी के अंदर कच्छ की जमीन पर थे, वो जमीन जो पानी के अंदर थी, ये अरब की प्लेट में हलचल हुई, और हलचल होने के बाद ये द्वीप ऐसे बाहर आ गया,
और जब ये द्वीप बाहर आ गया ना, तो ये प्रवाल की मृत्यु हो गई और इनके जो अस्थि पंजर थे, यानी कि जो इनका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था, ये चट्टान के जैसे हो जाते हैं। ये जो प्रवाल से बनी चट्टानें थी, ये धीरे धीरे करके हवा के संपर्क में आके शुष्क हो गई, इनका अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया। और कैल्शियम बोले तो चूना, चूना बोले तो सफेद रंग, एंड व्हाइट कलर बोले तो व्हाइट डेजर्ट। सो द रियलिटी इज कच्छ का एरिया एक सफेद मरुस्थल है, क्योंकि डियर ये जमीन पहले पानी के अंदर थी और ये इमर्ज हुई है। कच्छ एक तो द्वीपीय क्षेत्र था, उस पर प्रवाल थे, भूकंप आया, समय के साथ ये बाहर आया और बाहर आने से प्रवाल खत्म हो गए, और प्रवाल खत्म हो गए तो ये एरिया में अपर्दन के बाद उस मिट्टी में मिल गए, और इसलिए सफेद मरुस्थल कहते हैं कच्छ के एरिया को। आप देखिए, एक स्थान पर सारी जानकारी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। प्रायद्वीपीय भारत विश्व का एक ऐसा स्थल भाग है विच नेवर वेंट फॉर कंप्लीट सबमर्जेंस। ये पूरी तरह से सबमर्ज कभी नहीं हुआ, बट ये इसके अपवाद हैं। द्वारका का क्षेत्र हो या कच्छ का एरिया हो, ये द्वीपीय क्षेत्र थे और कच्छ बेसिकली सबमर्ज था, काफी कुछ मतलब इसका काफी बड़ा हिस्सा ऐसे अंदर था। ये तो भूकंप आया तो ये बाहर आया, और ये भूकंप एक बार इतिहास में आया था जिसके कारण ये बाहर आया था और सफेद मरुस्थल बना, और एक बार अभी पहले आया था जिससे हमें पता चला कि इतिहास में क्यों आया था। और जब भुज में आया तो हमें समझ में आया दैट अरब की प्लेट है। फाइन। तो देखिए, मैंने आपको यहां सिर्फ ज्योग्राफी बताते हुए कैसे इतिहास के सेक्शन से हमने उसे कनेक्ट किया है। ओके, मैं मानकर चल रहा हूं बच्चों कि आपको यह बात समझ में आई। सभी लोग याद रखिएगा। फाइन फाइन। सर जी क्लास में अमिताभ बच्चन आ गए। कहां अमिताभ बच्चन आ गए भाई? फाइन। सो ध्यान से सुनिए कि यह कहलाता है सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग और इससे प्रश्नों का आना। हमेशा याद रखो बच्चों कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका सच में सिलेक्शन हो,